अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश है जहां के लोग खुद चाहते हैं कि वहां डिक्टेटरशिप ही रहे, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। सेंट्रल अमेरिका का ये देश आज वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्रीज है। क्राइम रेट बड़े बड़े डेवलप्ड देशों से भी कम है। Known as the most dangerous country in the world, El Salvador now ranks among the safest countries in the Western Hemisphere. Perhaps the ultimate proof of El Salvador's new safe status. आज लोग रात को सड़कों पर घूम रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लेकिन बता दूं कि आज से कुछ साल पहले तक सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। यही देश दुनिया का सबसे डेंजरस देश कहलाता था। इस देश को ना लिटरली मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। So El Salvador used to be like the murder capital of the world for a fair amount of time. Once known as the most dangerous country in the world, El Salvador now ranks among the safest. Tonight we take you inside one of the most dangerous countries on earth. हर 15 मिनट में एक मर्डर हो जाता था। रेप से लेकर लूटपाट हर दिन की कहानी थी। पूरा देश क्रिमिनल्स के कंट्रोल में था। लेकिन फिर एक शख्स आया जिसने 30 साल के टेरर को मात्र 3 सालों में खत्म करके रख दिया। उसने अपने देश की पूरी तस्वीर बदल दी, ढूंढ ढूंढ कर क्रिमिनल्स को जेल में डाल दिया। In his war on gangs, security forces detained tens of thousands of suspected gang members and packed the country's prisons. Rights groups criticized his heavy-handed methods. El Salvador now has one of the highest incarceration rates globally, with nearly 2% of its population behind bars. मास लेवल पर क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर एक्शन लिया गया। क्रिमिनल्स पर ऐसा क्रैकडाउन किया गया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। इस शख्स को पूरी दुनिया डिक्टेटर कहती है, क्योंकि इस बंदे ने क्रिमिनल्स को क्रैकडाउन करने में मोस्ट ब्रूटल वे अपनाया। Salvadoran President Nayib Bukele sported his characteristic broad smile to mark his 6th year in office. But after a long run as the world's most popular leader, he's facing increasing charges at home and abroad of widespread human rights violations. Now Bukele, who calls himself the world's coolest dictator, is popular for his tough stance on gangs, but critics say the changes weaken democracy and increase the risk of one-man rule. Even human rights groups are raising alarms as power becomes more centralized. पर guess what? पूरी दुनिया भले ही इसे डिक्टेटर बोल रही हो, लेकिन इसके अपने ही देश के लोग इलेक्शंस में इसे बार बार क्लियर मेजॉरिटी से जिता रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस शख्स ने अपने देश की तस्वीर कैसे बदल दी? आखिर वो ये सब कैसे कर पाया? और क्यों पूरी दुनिया इसे डिक्टेटर कहती है, लेकिन खुद इसके अपने लोग इसे अपना हीरो और अपना सेवियर मानते हैं? और सबसे मेन, इसमें इंडिया वो क्या सीख सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। Salvadoran President Nayib Bukele has become one of the biggest right-wing icons in the world. What about the human right of a woman not to be raped? I mean, what about the human right of kids to play or to be free or to go to the park? And what about the human right to live or the human right to walk in the street, right? But no, they were worried about the human rights of the killers. Since taking office in 2019, Bukele has helped turn a country that was once the murder capital of the world into one of the safest in Latin America. We did the unthinkable to cleanse our society. देखिए, ये बात समझने के लिए कि मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने वाला अल सल्वाडोर आज दुनिया के सबसे सेफ देशों में कैसे गिना जाने लग गया, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि उसकी हालात इतने खराब हुए कैसे थे। और उसको समझने के लिए हमको उसकी हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, अल सल्वाडोर जो है ना, वो सेंट्रल अमेरिका का एक बहुत छोटा सा देश है। एरिया जो है ना, वो लगभग हरियाणा जितना है। और शुरुआत में ना ये स्पेन के कंट्रोल में था। स्पेन ने ना इस छोटे से देश को अपना कॉफी प्लांटेशन और इंडिगो एक्सपोर्ट का हब बना दिया था। लेकिन इसमें ना दिक्कत ये थी कि इस प्लांटेशन की जो पूरी की पूरी दौलत थी ना, वो कुछ गिने चुने व्हाइट लैंड ओनर्स के पास थी, जबकि लाखों किसान और मजदूर गरीबी और गुलामी में जी रहे थे। धीरे धीरे ना इस देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा गैप बन गया कि वो एक टिकिंग टाइम बम बन गया। और आखिर 1821 में जब अल सल्वाडोर को स्पेन से आज़ादी मिली, तो लोगों ने सोचा कि अब हालात बदलेंगे, अब बराबरी आएगी, अब जस्टिस मिलेगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया। आज़ादी के बाद भी ना वही पुराने जमींदार और रिच फैमिलीज जो थे वो सत्ता में आ गए। फर्क बस इतना था कि पहले स्पेन उन्हें कंट्रोल कर रहा था, अब वो खुद अपने देश को कंट्रोल कर रहे थे।
आने वाले सालों में ना जो इनइक्वालिटी थी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एक एस्टिमेट के अनुसार ईयर 1900 तक देश की 2% इलीट फैमिलीज के पास देश की 90% ज़मीन थी, जबकि जो बाकी 98% आबादी थी ना वो लिटरली जैसे तैसे सरवाइव कर रही थी। सरकार जो थी ना वो पूरी तरीके से इन्हीं इलीट्स के इशारे पर चलती थी। पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर तीनों एक ही वर्ग के हाथ में थे। और ऐसे में ना ऑब्वियस है जब कोई समाज इतना अनइक्वल हो जाता है ना तो एक वक्त के बाद फट जाता है बम। वही यहाँ पर भी हुआ। 1930s में देश की हालात इतने बिगड़ गए थे कि किसानों ने बगावत कर दी, लेकिन इस बगावत का नतीजा इतना डरावना था कि आने वाले 50 सालों तक किसी ने भी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। सरकार ने ना इस विद्रोह को दबाने के लिए ना सेना उतार दी और कुछ ही हफ्तों में करीब 30,000 किसानों को मार डाला गया। इस नरसंहार को ना ला मतांजा कहा जाता है, मतलब मास किलिंग्स। सोचिए उस वक्त ना एल सल्वाडोर की जो आबादी थी वो सिर्फ 15 लाख के आसपास थी, यानी हर 50वें व्यक्ति को मिटा दिया गया था। और इसमें ज्यादातर वही लोग थे जो गरीब थे, जिन्होंने बस 2 वक्त की रोटी के लिए जमीन मांगी थी। ला मतांजा के बाद ना एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मैक्सिमिलियानो ये सत्ता में आता है और वहीं से शुरू हो जाता है एल सल्वाडोर के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का दौर। 1932 से लेकर 1979 तक देश ना लगातार आर्मी बैक्ड गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में रहा था। ये जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी ना वो इतनी करप्ट थी कि सिर्फ इलीट्स के लिए काम कर रही थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि यहाँ तक कहा जाने लग गया था कि मात्र 14 फैमिलीज पूरे कॉफी एक्सपोर्ट, लैंड ओनरशिप, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स सब उनके कंट्रोल में था। ऊपर से धीरे धीरे एल सल्वाडोर पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। और इसका रीजन पता है आपको क्या था? यूएस की जो कंपनीज थी ना उनको चीप लेबर और सस्ती कॉफी चाहिए थी, और एल सल्वाडोर के जो इलीट्स थे उनको यूएस से प्रोटेक्शन चाहिए था। दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पर मिल गए और इसी कारण से यूएस की जो कंपनीज थी ना, जैसे कि यूनाइटेड फ्रूट कंपनी और अमेरिकन बैंकर्स, उन्होंने एल सल्वाडोर में आकर निवेश करना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ना एल सल्वाडोर के इलीट्स को पावर और कंसोलिडेशन ये सब करने में मदद दी। यानी एल सल्वाडोर जो है ना वो ऑफिशियली तो इंडिपेंडेंट था, पर प्रैक्टिकली यूएस बैक्ड पपेट स्टेट बन चुका था। इस पूरे दशक के अंदर ना इनइक्वालिटी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। देश की 60% पॉपुलेशन जो थी वो ग्रामीण थी, लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। शहरी जो एरियाज थे ना उनके अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन आसमान छू रही थी, और हेल्थ केयर जो था ना वो ऑलमोस्ट था ही नहीं। 1972 में ना ऑपोजिशन का कैंडिडेट जोसे नेपोलियन डुराटे, इसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया, लेकिन मिलिट्री ने इलेक्शन को रिग करके रिजल्ट ही रद्द कर दिया। जब जनता ने विरोध किया तो इस विरोध के जवाब में ना सरकार ने डेथ स्क्वाड्स बना दिए, जो कि बेसिकली सीक्रेट पैरामिलिट्री ग्रुप्स थे, जो कि रात के अंदर ना एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स और प्रीस्ट जो होते थे उनको उठाकर मार देते थे। 1970s के अंत तक ना पूरा देश लिटरली एक बारूद का ढेर बन गया था। गरीब जनता पूरी तरीके से टूट चुकी थी। विरोध करने वाले को ना रात में उठा लिया जाता था, अगली सुबह उनकी लाश मिलती थी। आर्मी ने गांवों के अंदर जा जाकर पूरे के पूरे परिवारों को खत्म कर दिया था, ताकि डर जो है वो फैला रहे। इसी दौरान ना एल सल्वाडोर के ऑपोजिशन ग्रुप्स ने यूएसएसआर के सपोर्ट से 1979 में फाइनली एक मिलिट्री कू करवा दिया। कू के बाद जो नई सरकार बनी ना उसमें शुरू में कुछ सिविलियन रिफॉर्म्स और मॉडरेट लीडर्स थे, पर थोड़े समय बाद करप्ट मिलिट्री जनरल्स और यूएस के एडवाइजर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। जो लोग रिफॉर्म्स चाहते थे ना उनको फिर से दबाया गया, कईयों को मार दिया गया। अब कम्युनिस्ट ग्रुप्स जो थे ना उनको ऐसे में लगा कि भाई ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, और इसीलिए उन्होंने हथियार उठा लिए और FMLN नाम का एक ग्रुप बना लिया, और यहीं से सिविल वॉर शुरू हो जाती है। एक तरफ यूएस बैक गवर्नमेंट और दूसरी तरफ FMLN जो कि सोवियत यूनियन से इंक्लाइंड थी। ये वॉर जो थी ना वो सिर्फ इंटरनल नहीं थी, ये कोल्ड वॉर का भी हिस्सा थी। उस टाइम जो सोवियत यूनियन था और अमेरिका वो पूरी दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, चाहे वियतनाम हो, कोरिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर अब सेंट्रल अमेरिका। अमेरिका को ये डर था कि अगर एल सल्वाडोर जो है ना वो लेफ्टिस्ट जीत गए तो निकारागुआ और ग्वाटेमाला जैसी जगह जो हैं वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार बन जाएगी। और इसीलिए ना वाशिंगटन ने ओपन सपोर्ट दिया। $1 बिलियन से ज़्यादा मिलिट्री एड, वेपन्स, CIA ट्रेनिंग्स और एडवाइजर्स भेजे गए। इससे हुआ ये कि यूएस बैक जो एल सल्वाडोर की आर्मी थी वो काफ़ी पावरफुल हो गई, और उन्होंने ना वापस से सत्ता में आने के लिए मैसिव क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सल्वाडोर की इस आर्मी और यूएस स्पॉन्सर्ड डेथ स्क्वाड्स ने गांव-गांव में जाकर हत्याएं शुरू कर दी। पत्रकार और प्रीस्ट सबको मार दिया गया। 1980 में ना आर्क बिशप ऑस्कर रोमारियो, जिन्होंने आर्मी की हिंसा के खिलाफ बोला था, उन्हें भी गोली मार दी गई। उसकी हत्या के बाद पूरा देश हिल गया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। पर 1981 में ना सबसे भयानक घटना हो गई, एल मोज़ोटे नरसंहार। सरकार की एक एलीट बटालियन ने एक पूरे के पूरे गांव को घेर लिया और 800 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी।
जिसमें औरतें और बच्चे भी थे। 1979 से लेकर 1992 तक ना चले इस सिविल वॉर में करीब 75,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, हजारों लापता हो गए थे और 20 लाख लोग देश छोड़कर भाग गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इकोनॉमी खत्म और पूरे देश के अंदर डर का माहौल। अब सवाल ना ये उठता है कि ये लोग भागकर गए कहाँ। ज़्यादातर लोग ना यूएसए के अंदर लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन और वाशिंगटन डीसी पहुंच गए, लेकिन वहां भी अच्छे हालात नहीं थे। रिफ्यूजी स्टेटस तो मिल गया, लेकिन जॉब नहीं मिली, घर नहीं मिला, पर रेसिज्म जो है ना वो हर जगह मिला। और सर्वाइवल के लिए जो एल सल्वाडोर के नौजवान वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने छोटे छोटे स्ट्रीट ग्रुप्स बनाने शुरू कर दिए। शुरुआत में जो ग्रुप्स है ना वो सेल्फ डिफेंस के लिए बने थे, लेकिन धीरे धीरे गैंग्स बन गए और यहीं से जन्म हुआ MS-13 और बारियो 18 ग्रुप्स का। अब आप आयरनी देखिए, अमेरिका ने जिस देश को हथियार देकर सिविल वॉर में झोंका था ना, उसी देश के रिफ्यूजीज उसके अंदर घुसकर एक क्रिमिनल कल्चर बना रहे थे। और फिर जब 1990s में बिल क्लिंटन की सरकार ने इमिग्रेशन लॉ सख्त किया, तो हजारों सल्वाडोर के जो क्रिमिनल्स थे उनको अमेरिका से डिपोर्ट करके एल सल्वाडोर वापस भेज दिया गया। मतलब कि जो गैंग्स अमेरिका में बने थे ना, उन्हें अब वापस उसी बर्बाद देश में भेजा जा रहा था जो वॉर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। एल सल्वाडोर की जो सरकार थी ना वो कमज़ोर थी, इकोनॉमी खंडहर में थी, पुलिस के पास ना रिसोर्सेज थे और ना ही कैपेसिटी। और इसी वजह से जो डिपोर्टेड क्रिमिनल्स एल सल्वाडोर पहुंचे थे, इन्होंने पूरे के पूरे लॉस एंजलिस मॉडल को एल सल्वाडोर में आकर रिप्लिकेट कर दिया। इन गैंग्स ने ना वापस आकर लोकल यूथ को रिक्रूट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर कॉलोनी, हर बस रूट और हर नेबरहुड पर कब्जा कर लिया। हर इलाके का ना अपना गैंग लॉर्ड था, जो कि बिजनेसमैन लोगों से रेंटा यानी कि रंगदारी वसूल करता था, जिसको प्रोटेक्शन मनी आप कह सकते हैं। जो मना करता था उसको खत्म कर दिया जाता था। देखते ही देखते ईयर 2000 तक ना एल सल्वाडोर लिटरली 2 हिस्सों में बट गया, MS-13 जोन्स और बारियो 18 जोन्स। बीच में रहने का मतलब मौत था। लूटपाट होती थी, लड़कियों के रेप होते थे, मर्डर आम था। रात में घूमना तो छोड़िए, आप दिन के अंदर भी ना इन क्षेत्रों में नहीं जा सकते थे। लोग अपने बच्चों तक को घर से बाहर नहीं भेज रहे थे। आए दिन गैंग्स के उत्पात की खबरें ना कॉमन हो चुकी थी, चाहे वो 2010 में मैजिक कैनोस नरसंहार हो, जिसमें बारियो 18 के मेंबर्स ने 2 बसों के अंदर आग लगा दी थी और 19 लोगों की हत्या कर दी थी, या फिर MS-13 का मास मर्डर हो। 2015 तक ना एल सल्वाडोर जो है वो ऑफिशियली मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था। उस साल मर्डर रेट जो था ना वो 103 मर्डर पर 1 लाख पीपल था, यानी हर 15 मिनट में एक हत्या हो रही थी। डेमोक्रेसी जो थी वो एक मजाक बन चुकी थी। उस समय दोनों मेन पार्टीज, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर ऑपोजिशन में, वो खुद इन गैंग्स के खौफ में जी रही थी और इसीलिए उन्होंने इन गैंग्स के इन्फ्लुएंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इससे लॉ एंड ऑर्डर ना प्रैक्टिकली खत्म हो चुका था। उन्हें लगा कि भाई क्यों खामखा पंगा लेना है, अपने पावर में चुपचाप रहना है तो चुपचाप बैठे रहो। पब्लिक को लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लेकिन इसी अंधेरे के दौर में एक नया नाम सामने आया, नायब बुकेले, जो आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला था। देखिए 2010 तक एल सल्वाडोर लिटरली क्राइम और करप्शन की दलदल में डूब चुका था, लेकिन इसी माहौल में एक ऐसा इंसान निकला जिसका नाम था नायब बुकेले। इन भाई साहब का जन्म हुआ था 24 जुलाई 1981 को सैन सल्वाडोर में, और इनका परिवार कोई टिपिकल पॉलिटिकल फैमिली से नहीं था। बुकेले ने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की 2012 में, जब वो नुएवो कुस्कैशियन नाम के एक छोटे से टाउन का मेयर बना। ये टाउन तब एल सल्वाडोर का सबसे नेग्लेक्टेड इलाकों में से एक था। क्राइम, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे भरा हुआ। यहाँ भी गैंग्स का बहुत अच्छा कंट्रोल और इन्फ्लुएंस हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 3 साल में बुकेले ने यहाँ एक चमत्कार करके दिखाया। उसने सड़कों को मॉडर्न बनाया, बिजली और साफ पानी की सप्लाई को सुधारा और पब्लिक पार्क्स बनवाए। लेकिन उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सेफ्टी। साथ ही उसने लोकल पुलिस और कम्युनिटीज दोनों को एक साथ लाकर पेट्रोल सिस्टम शुरू किया, गैंग्स को कंट्रोल किया और कुछ ही महीनों में मर्डर्स 70% तक घट गए। लोगों ने देखा कि कैसे बस एक मेयर ने पूरे शहर को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। लोगों में नई होप जाग चुकी थी और इसी कारण जब बुकेले ने राजधानी सैन सल्वाडोर के मेयर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो वो क्लियर मेजॉरिटी से जीत गया। पर आपको मैं ये बता दूं कि सैन सल्वाडोर उस वक्त देश की राजधानी तो थी, पर वो उस वक्त की सबसे डेंजरस सिटी भी थी। वहां हर गली में गैंग्स ओपनली ऑपरेट किया करते थे। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को जिंदा जला दिया जाता था और रात में निकलना मतलब खुदकुशी। बुकेले ने वहां भी वही फॉर्मूला लगाया जो उसने पिछली सिटी में अपनाया था। उसने लाइटिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया, ऊना ओब्रा पोर दिया, यानी हर दिन एक नया काम। उसने पूरे शहर में पार्क्स, लाइब्रेरीज और रिक्रिएशन सेंटर्स बनाए। शहर की दीवारों को जो पहले गैंग्स की ग्राफिटी से भरे होते थे
उनका पूरा हटा के मुरल्स बनवाए। ये जो मुरल्स थे ये नेशनल यूनिटी का मैसेज देते थे। बुकेले ने पुलिस के साथ एक हैवी पेट्रोलिंग की और गैंग्स पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालत काफ़ी सुधरने लगी थी, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि इन गैंग्स के एल सल्वाडोर की पॉलिटिक्स में ना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी था। सबकी लिटरली इस बात से फटी पड़ी थी कि बुकेले इनके ऊपर क्रैकडाउन कर रहा है, और इसी कारण बुकेले की पार्टी ने जब देखा कि ये बंदा मौत से खेल रहा है और सबसे बड़े गैंग मेंबर्स से पंगा ले रहा है, तब उसकी पार्टी ने बुकेले पे ही दबाव बनाया और कहा ऐसा ना करे, कुछ पैसे वैसे लेकर इसको सेटल कर दे। बुकेले ने ओपनली एफएमएलएन, जो कि बुकेले की ही पार्टी थी, उसको एक्सपोज कर दिया और बताया कैसे एफएमएलएन इतनी करप्ट है और कैसे इनको गैंग्स कंट्रोल करते हैं। फिर क्या, खुद की पार्टी एफएमएलएन ने उसे अपनी ही पार्टी से निकाल दिया। लेकिन पार्टी से निकलना बुकेले के लिए कोई सेटबैक नहीं था, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 2018 आता है और 2018 में उसने अपनी एक नई पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की, न्यूवाज आइडियाज यानी न्यू आइडियाज। उसने यूथ को टारगेट किया और कहा वक्त आ चुका है करप्शन और गैंग पॉलिटिक्स को खत्म करने का। फिर 2019 आया और 2019 में चुनाव था। 2019 के चुनावों में बुकेले ने इंडिपेंडेंट अलायंस गाना के टिकट पर चुनाव लड़ा और जो हुआ वो एल सल्वाडोर की पॉलिटिक्स में हिस्टोरिक मूवमेंट था। बुकेले ने 53% वोट लेकर सीधे पहले राउंड में ही जीत हासिल कर ली। उसने 30 साल पुरानी 2 पार्टी मोनोपोली को तोड़ दिया, जहां या तो एफएमएलएन जीतती थी या फिर अरीना। एल सल्वाडोर के लोगों ने पहली बार किसी तीसरे कैंडिडेट को मौका दिया और ये साफ मैसेज था, वहां की जनता जेन्युइनली चाहती थी कि एल सल्वाडोर, जो कि एक हेल से भी बदतर बन चुका है, वो अब बदले। इसी कारण सत्ता में आने के तुरंत बाद बुकेले ने जो पहला कदम उठाया वो था टेरिटोरियल कंट्रोल प्लान टीसीपी, एक नेशनल मिशन ताकि देश को गैंग्स के कंट्रोल से वापस लिया जा सके। इस प्लान को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया। फेज नंबर 1 प्रिपरेशन। बुकेले ने 2019 में लगभग 6000 सोल्जर्स और पुलिस ऑफिसर्स को मोबिलाइज किया और देश के 12 सबसे खतरनाक इलाकों में तैनात कर दिया। उसने पुलिस को मॉडर्न वेपन्स, बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और कम्युनिकेशन टेक, तीनों चीजों से लैस कर दिया। पहली बार स्टेट ने दिखाया कि अब वो क्रिमिनल से डरने वाला नहीं है। फिर आता है फेज नंबर 2 जो था अपॉर्चुनिटी। बुकेले जानता था कि सिर्फ फोर्स से गैंग्स को खत्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए उसने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स दोनों शुरू किए ताकि यूथ को गैंग से दूर रखा जा सके। उसने क्यूबो सेंटर्स नाम के डिजिटल लर्निंग हब्स बनवाए। यहाँ पर बच्चे कोडिंग, कंप्यूटर स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप तीनों चीज़ें सीख रहे थे। टारगेट था कि आने वाली जनरेशन को गैंग्स की बजाय एजुकेशन और डिग्निटी से जॉब मिले। फिर इसके बाद आता है फेज नंबर 3 यानी मॉडर्नाइजेशन। बुकेले ने पुलिस और आर्मी को 21st सेंचुरी लेवल पर मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। ड्रोन्स, सर्विलेंस, टेक, डेटा ट्रैकिंग सब इंट्रोड्यूस हुआ। उसने कहा अगर गैंग्स हाईटेक हैं तो स्टेट को सुपर हाईटेक होना पड़ेगा। देखते ही देखते बुकेले ने मास स्केल पे गैंग मेंबर्स को गिरफ्तार करके जेल में डालना शुरू कर दिया। इन स्टेप्स का असर तुरंत दिखाई देना शुरू हुआ। 1 साल के भीतर मर्डर रेट 45% से गिर गया। 2015 में जिस देश में 103 मर्डर्स पर 1 लाख लोग होता था, वो 2020 में 20 से भी नीचे आ चुका था। लोग पहली बार रात को सड़कों पर चलते दिखने लगे। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स बिना डर के काम करने लगे। एल सल्वाडोर धीरे धीरे मर्डर कैपिटल से सेफेस्ट नेशन बनता दिखने लगा। लेकिन यहां हमें यह समझना पड़ेगा कि भले ही सरकार बुकेले की थी, लेकिन सिस्टम अभी भी गैंग्स का ही था और इसी कारण बुकेले को सबसे बड़ी लड़ाई क्रिमिनल से नहीं लड़नी थी, बल्कि अपनी ही कांग्रेस और अपनी ही जुडिशरी से लड़नी थी। एल सल्वाडोर का लेजिस्लेटिव असेंबली करप्शन से सड़ा हुआ था। वहां के कई एमपीज और जजेस गैंग लीडर्स के साथ डील्स करते थे। बुकेले ने जब टीसीपी के लिए सिक्योरिटी बजट मांगा तो कांग्रेस ने उसे ब्लॉक कर दिया। बुकेले ने ओपनली टीवी पर कहा ये लोग लॉ मेकर्स नहीं, लॉ ब्रेकर्स हैं, ये क्रिमिनल्स के प्रोटेक्टर्स हैं। ऊपर से जब बुकेले कोई एक्शन लेता, वहां के जजेस तुरंत गैंग लीडर्स को शील्ड कर देते और उस एक्शन को डिसमिस कर देते। और इसी कारण 2021 में बुकेले की पार्टी न्यूवास आइडियाज ने लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जीते और सुपर मेजॉरिटी हासिल की। उसने तुरंत करप्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल्स को हटा दिया, वही लोग जो सालों से गैंग लीडर्स को शील्ड कर रहे थे। उसने नए यंग और क्लीन जजेस को नियुक्त किया जिन्होंने गैंग रिलेटेड ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक पर शुरू कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने
उनके इस मूव को अथॉरिटेरियन और गलत डिक्लेयर कर दिया। पर बुकेले को मानो इस सब की चिंता नहीं थी। बुकेले को जो चिंता थी वो थी एल सैल्वाडोर का संविधान, क्योंकि वहां के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ था कि कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 2 कार्यकाल नहीं कर सकता। मतलब एक बार 5 साल के लिए अगर कोई चुन लिया गया तो फिर दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी बुकेले चाह कर भी अपना पूरा काम नहीं कर सकता था, और अगर वो जाता तो वापस गैंग्स एक्टिवेट हो जाते, और हुआ भी यही। देखिए, नायब बुकेले की सरकार का जो टर्म था ना, वो जैसे जैसे खत्म हो रहा था वैसे वैसे एल सैल्वाडोर में फिर से क्राइम और गैंग्स उत्पात मचाने लग गए थे। जिन क्षेत्रों के अंदर टेरिटोरियल कंट्रोल प्लान के बाद शांति आ चुकी थी ना, वहां फिर से हत्याएं और लूटपाट की खबरें आने लग गई थी। लेकिन इसके बाद ना नायब बुकेले ने एक और लॉ पास करवा दिया, जिसके अकॉर्डिंग अब लीडर्स जो है ना, वो चाहे जितने टेन्योर तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने फिर से नायब बुकेले के इस मूव को डिक्टेटरशिप कहना शुरू कर दिया। एल सैल्वाडोर में वोटिंग हुई, बट गेस व्हाट, एल सैल्वाडोर ने इस डिक्टेटर को पूरी तरीके से क्लीन स्वीप करके जिता दिया इलेक्शन। ये ना एक बहुत बड़ा थप्पड़ था गैंग कल्चर पर, और गैंग्स के जो लीडर्स थे ना, वो नायब बुकेले के इस मूव से इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने बुकेले के सेकंड टेन्योर में वापस से क्राइम शुरू कर दिया। लेकिन मार्च 2022 में ना उन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 26 और 27 मार्च को एल सैल्वाडोर की सड़कों पर फिर से खून बहा। सिर्फ एक वीकेंड में MS-13 के गैंग्स ने 87 लोगों की हत्या कर दी। ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, एक सीधा संदेश था सरकार के लिए कि हम अब भी यहाँ के मालिक हैं। और इसके बाद नायब बुकेले समझ चुके थे कि अब इस गैंग प्रॉब्लम को फॉर वंस एंड ऑल खत्म करने की जरूरत आ गई है। 27 मार्च 2022 को ना नायब बुकेले ने पूरे देश के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी। इस लॉ के तहत ना उसने पुलिस और सेना को पूरा अधिकार दे दिया कि अरेस्ट करो, रेड करो, सर्च करो, किसी वारंट या किसी कोर्ट परमिशन की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग सालों से ना डेमोक्रेसी के बाहर जाकर डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं ना, अब उनको सजा भी उसी डेमोक्रेसी से बाहर जाकर मिलेगी। हैबियस कॉर्पस, ट्रायल डिलेस, बेल राइट्स सब कुछ सस्पेंड कर दिए गए, ताकि अपराधी जो है ना, वो किसी लूप होल से बच ही ना पाए। एल सैल्वाडोर की सड़कों पर ना अचानक से सेना के चेक पोस्ट लग गए, हेलीकॉप्टर्स रात भर गश्त करने लग गए, और हर गैंग कंट्रोल कॉलोनी को घेर लिया गया। इसके बाद एक मैसिव क्रैकडाउन शुरू हुआ, और एक क्रैकडाउन हिस्टोरिक था। आज से पहले क्राइम के खिलाफ इतना मैसिव क्रैकडाउन कभी किसी ने नहीं किया था। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर 75,000 से ज्यादा अरेस्ट हुए, जिसमें टॉप गैंग लीडर्स, उनके फाइनेंसर्स, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स सब शामिल थे। लेकिन यहाँ पर ना एक दिक्कत थी, इतने लोगों को जेल में रखना आसान नहीं था। एल सैल्वाडोर के जो जेल थे ना, वो ऑलरेडी ओवर कैपेसिटी में थे। तभी बुकेले ने अपना सबसे बोल्ड प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, जो कि एक टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर था, जिसका नाम था CECOT। 2023 में खोला गया एक मेगा जेल था, जिसमें 40,000 से ज्यादा कैदियों को रखा जा सकता था। पूरे अमेरिका की सबसे बड़ी जेल। इसके अंदर कोई लग्जरी नहीं थी, सिर्फ कंक्रीट के बंकर्स थे, स्टील बार्स थे, और लगातार सर्विलियंस था। जब सरकार ने इसकी पहली ऑफिशियल वीडियो रिलीज की ना, तो पूरी दुनिया हिल गई। सैकड़ों हैविली टैटूड गैंगस्टर्स जो थे, वो सिर झुकाए, हाथ पीछे बांधे, जमीन पर बैठे दिख रहे थे। कोई हथियार नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं, सिर्फ उनकी आंखों में डर था। नायब बुकेले ने कहा कि अब एल सैल्वाडोर के अंदर मर्डर्स नहीं होंगे, यहाँ के लोग जो है ना, वो विक्टिम्स नहीं रहेंगे, सेफली घूम सकेंगे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, इसका असर जो है ना, अब नंबर्स में दिख रहा है। 2021 में जहां पर मर्डर का रेट जो था वो 18.1 पर 1 लाख पीपल था, वहीं 2023 में ये घटकर 2.4 पर 1 लाख पीपल रह गया है, जो कि US और कनाडा से भी कम है। और आज तो लगभग ये ना के बराबर रह गया है। बॉर्डर्स की क्रॉसिंग्स, जहां पहले हर साल हजारों सैल्वाडोरियंस जो थे वो भाग जाते थे देश से बाहर क्रॉस करते हुए बॉर्डर्स को, वहां पर 37% की गिरावट आई है, क्योंकि अब लोगों को अपने देश में डरने की जरूरत नहीं है। और जब देश के अंदर सिक्योरिटी आती है ना, तो इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट असर होता है। टूरिज्म तेजी से बढ़ रहा है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट आ सके, और फॉरेन कंपनीज ने वापस से एल सैल्वाडोर में प्रोजेक्ट लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब वहां पर सेफ्टी आ चुकी थी। देखते ही देखते जो देश कभी मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाता था, वो अब स्टार्टअप कैपिटल ऑफ सेंट्रल अमेरिका बनने लग गया। लोग रात के अंदर ना सड़कों पर घूमने लग गए, बच्चों ने सालों बाद बिना डर के स्कूल जाना शुरू कर दिया, और छोटे बिजनेस ओनर्स जो थे, उनको रेंटा देने की जरूरत नहीं है। अब आज एल सैल्वाडोर के अंदर बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सब कुछ बिना किसी डर के। एल सैल्वाडोर के इस मॉडल को पूरे लैटिन अमेरिका में भूखे मॉडल कहा जा रहा है। और इसी कारण से ना उनके पड़ोसी देश जैसे कि हॉन्डुरस, इक्वाडोर और पैराग्वे जैसे जो देश हैं, उन्होंने भी बुकेले के स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। नायब बुकेले ने ना 30 साल के डर को सिर्फ 3 साल के अंदर खत्म कर दिया था। लेकिन सच ये है कि उसने सिर्फ गैंग से नहीं,
पूरे सिस्टम से लड़ाई की थी। और शायद इसीलिए आज एल सल्वाडोर जो है, जो कभी दुनिया का सबसे डरावना देश था, आज सबसे सुरक्षित देश कहलाने लगा है। देखिए 2024 तक पहुंचते पहुंचते वो एल सल्वाडोर जो कभी मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था, अब सेफेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर बन चुका था। सोचिए, वो देश जहां 2015 में हर 15 मिनट में एक हत्या हो जाती थी, आज वहां क्राइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मार्च 2024 तक पूरे देश में सिर्फ 22 मर्डर्स, केवल 22 मर्डर्स दर्ज हुए थे। इसका मतलब पता है क्या था? इसका मतलब ये था कि साल के अंत तक एल सल्वाडोर का प्रोजेक्टेड मर्डर रेट 1.5 पर 1 लाख पीपल होता, यानी अमेरिका और कनाडा से भी कम। ये वही देश है जहां कभी बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया जाता था, कहा जाता था बहुत रिस्क है मत जाओ, जहां हर कॉलोनी किसी ना किसी गैंग के अंडर कंट्रोल में होती थी। और आज वही देश दुनिया का सबसे सेफ देश बन चुका था। बुकेले ने सिर्फ गैंग्स को खत्म नहीं किया, उसने पूरे सिस्टम को बदल दिया, और इसके लिए लोगों ने उसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सपोर्ट भी दिया। 2024 के चुनावों में बुकेले ने 85% वोट से दोबारा जीत हासिल की। उसका अप्रूवल रेटिंग आज भी 90% से ऊपर है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक लीडर के लिए असंभव आंकड़ा है, असंभव। और ये कोई मैनिपुलेटेड पॉपुलैरिटी नहीं थी, ये उस जनता का जेन्युइन भरोसा था जिसने सालों तक टेरर को झेला था। लेकिन जैसे ही एल सल्वाडोर ने क्राइम पर काबू पाया, अचानक पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट चैंपियंस जाग गए। वही वेस्टर्न कंट्रीज, वही एनजीओज और वही इंटरनेशनल मीडिया जो सालों तक चुप थी जब MS-13 सड़कों पर लोगों के सर काट रही थी, वो अब लेक्चर देने लगे कि बुकेले डिक्टेटरशिप चला रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। आयरनी यहाँ पर यह थी कि MS-13 और बारियो 18 के गैंगस्टर्स जब स्कूल की लड़कियों का रेप कर देते थे, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स को जिंदा जला देते थे, इनोसेंट लोगों को डीकैप्टिवेट करके रखते थे, तब कोई UN रिपोर्ट नहीं आती थी, कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट वॉच ये इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुलाते थे। लेकिन जैसे ही बुकेले ने इन क्रिमिनल्स को जेल में डाला, सडनली दुनिया को डेमोक्रेसी और फ्रीडम की याद आने लगी। ये वही हिपोक्रेसी है जो आज दुनिया के हर डेवलपिंग देश को झेलनी पड़ती है। जब तक किसी देश में केओस रहता है, तब तक वेस्ट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के नाम पर सिंपैथी दिखाता है, और जब कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आकर सिस्टम को ठीक करता है तो वो अथॉरिटेरियन कहलाता है। बुकेले ने इसका जवाब अपने एक्शन से दिया। उसने कहा, अगर किसी देश को बचाने के लिए मुझे डिक्टेटर कहना पड़ता है तो मैं दुनिया का सबसे कूल डिक्टेटर हूं। बुकेले ने एल सल्वाडोर को सिर्फ वेपन से नहीं, आइडियोलॉजी से भी साफ किया। उसने जर्मनी के डीनाज़िफिकेशन प्रोग्राम से इंस्पिरेशन ली और गैंग्स के पूरे कल्चर को इरेज कर दिया। ग्राफिटी जो पहले पावर का सिंबल हुआ करती थी, उन्हें मिटाया गया। सिमिट्रीज में बने गैंग सिंबल्स और टैटूज तक को बुलडोज कर दिया गया, ताकि अगली जनरेशन उस हिंसा की विरासत को ना देखे। उसने कहा, जैसे जर्मनी ने हिटलर की आइडियोलॉजी को मिटाने के लिए हर नाजी सिंबल को तोड़ा, वैसे ही हमें हर गैंग सिंबल को मिटाना होगा, ताकि डर का नाम मिट जाए। एल सल्वाडोर में अब किसी दीवार पर गैंग्स का मार्क नहीं दिखता, केवल दिखते हैं नेशनल फ्लैग्स और मुरल्स जो शांति और यूनिटी का मैसेज देते हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसे भी नेगेटिव स्पिन देने की कोशिश की। उन्होंने टैटूज वाले क्रिमिनल्स को विक्टिम की तरह दिखाया और उस ऑर्डिनरी सल्वाडोरियन को इग्नोर कर दिया जिसने सालों तक अपने बेटे को गैंग रिक्रूटमेंट से बचाया, जिसने अपनी बहन को हैरेसमेंट से बचाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलने दिया। असल में विक्टिम्स वो थे जो हर दिन डर में जी रहे थे, ना कि वो गैंगस्टर्स जो अब आखिरकार सजा पा रहे हैं। एल सल्वाडोर की कहानी दुनिया को एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल लेसन देती है। सबसे बड़ा ह्यूमन राइट जीने का हक है, और अगर कोई सरकार अपने नागरिकों को वो हक दिला सके तो वही असली डेमोक्रेसी है। बुकेले ने साबित किया कि फ्रीडम का मतलब लॉलेसनेस नहीं होता है। उसने दिखाया कि अगर इरादा साफ हो तो कोई भी देश क्राइम को खत्म कर सकता है, बिना UN की सिंपैथी, बिना NGO के लेक्चर्स और बिना वेस्टर्न अप्रूवल के सब खत्म किया जा सकता है। आज एल सल्वाडोर सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक मॉडल बन चुका है कि कैसे एक छोटा सा देश अगर अपने डर को छोड़ दे तो कैसे वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी राय कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमें यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, ये तीनों ही ऑप्शंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।